हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग वाले पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एचटीएमएल टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, और ये एचटीएमएल टॉपिक से रिलेटेड दूसरा सेट है, यानी अगर आपने पहले सेट को अभी नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस दूसरे सेट को। पहला क्वेश्चन है इस सेट का जो 31 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस आपको सेट 1 में मिलेंगे और 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस आपको सेट 2 में मिलेंगे। ठीक है, तो 31वां क्वेश्चन है, वेब का मूल प्रोटोकॉल क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो मूल प्रोटोकॉल है वो है HTTP। इस प्रोटोकॉल का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये वो प्रोटोकॉल है जो आपके वेब पेज को सर्वर से क्लाइंट के डिवाइस तक ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो जब भी आपके सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो ये प्रोटोकॉल काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुछ टैग टेक्स्ट रखते हैं, वे हैं। तो कुछ टैग्स के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है, तो उनको आप पेयर टैग्स भी बोल सकते हो, उनको कंटेनर टैग्स भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे पी टैग है, पी टैग का काम पैराग्राफ बनाने के लिए करते हैं हम वेब पेज पर। तो पी टैग के अंदर मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर पी टैग को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो बीच का जो कंटेंट है या पी टैग्स के अंदर जो कंटेंट है वो पैराग्राफ की तरह डिस्प्ले होगा वेब पेज पे। तो ऐसे टैग्स जो कुछ टेक्स्ट रखते हैं या कंटेंट रखते हैं उनको हम कंटेनर और पेयर दोनों टैग्स बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 33 है, HTML द्वारा कितने हेडिंग टैग्स सपोर्ट किए जाते हैं? तो HTML में आपके पास H1 टैग है, H2 टैग है, H3 टैग है, H4 टैग है, H5 टैग है और H6 टैग है। H1 सबसे लार्जेस्ट होता है, यानी इसके अंदर का हेडिंग बहुत ही बड़ा दिखाया जाता है वेब पेज पर। और H6 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का हेडिंग होता है, यानी इसका फॉन्ट साइज बहुत ही छोटा होता है, पैराग्राफ से भी छोटा होता है। तो 6 हेडिंग है आपके HTML में। क्वेश्चन नंबर 34 है, टाइटल टैग इज नेस्टेड विद इन द डैश टैग। टाइटल टैग किस टैग के अंदर यानी भीतर होता है? तो जब भी आप कोई वेब पेज बना रहे होते हो तो सबसे पहले HTML होता है, फिर हेड टैग होता है, फिर हेड टैग के अंदर आपका टाइटल टैग होता है। ठीक है, तो सही जवाब आपको मालूम हो गया होगा, हेड टैग। क्वेश्चन नंबर 35 है, उसी या अन्य वेब पेज में किसी अन्य स्थान से लिंक करने के लिए 2 टैग की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेब पेज है और ये आपके पास दूसरा कोई वेब पेज है जो बी नाम से है, ये ए नाम से है। अगर इस वेब पेज के इस जगह से इस फाइल को ओपन करना है तो आप इसमें भी किसी टैग का यूज करेंगे, इसमें भी किसी टैग का ही यूज करेंगे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान को लिंक करने के लिए हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 2 टैग की आवश्यकता होती है। पहला डैश विशेषता के साथ और दूसरा डैश विशेषता के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले तो आप एंकर टैग लगाएंगे जिसमें href का यूज होगा, और दूसरे में मान लीजिए आप पैराग्राफ को लिंक करना चाहते हैं तो इसमें आपको आईडी एट्रीब्यूट यानी आईडी प्रॉपर्टी यूज करना होगा। तो href और आईडी का इस्तेमाल आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बी टैग टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है, तो कौन सा दूसरा टैग है जो टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है? तो बी टैग के साथ साथ आप स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज कर सकते हैं अपने किसी भी वेब पेज के कंटेंट को टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सा पेयर टैग नहीं है? तो बी टैग को आप हमेशा ओपन और क्लोज अलग अलग करते हैं, SUP टैग को भी आप अलग अलग ओपन और क्लोज करते हैं, काम भी बताते हैं। बी टैग टेक्स्ट को बोल्ड करता है,
SUP ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 5 की पावर 3 लिखना है, तो ये जो ऊपर का टेक्स्ट है ये इस टैग के अंदर लिखा हुआ है, और जो नीचे का टेक्स्ट है यानी जो सिंपल या साधारण है वो बाहर लिखा जाएगा। तो ये 3 आपका पावर में चला जाएगा, ठीक है। IMG टैग इमेज लगाने के लिए होता है और इसको आप क्लोज अलग नहीं करते हैं, इसी में आपको क्लोजिंग टैग का निशान लगाना होता है। EM एम्फेसिस टेक्स्ट को दर्शाता है, यानी जो भी टेक्स्ट आप इस टैग के अंदर लिखेंगे वो इटैलिक फॉर्मेट में हो जाएगा ऐसे। तो सही जवाब है IMG, जो कि पेयर टैग नहीं है। क्वेश्चन 38, HTML डॉक्यूमेंट्स में टैग अपर केस में लिखे जाने चाहिए, लोअर केस में लिखे जाने चाहिए, प्रॉपर केस में लिखे जाने चाहिए, या आप अपर केस और लोअर केस दोनों में लिख सकते हैं? तो सही जवाब होगा डी, आप दोनों केस में टैग को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोअर केस में लिखना चाहते हैं या आप अपर केस में लिखना चाहते हैं, दोनों आपका वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें से कौन सा HTML टैग सबसे बड़े हेडिंग के लिए यूज किया जाता है? तो सबसे बड़े या लार्जेस्ट हेडिंग के लिए आप H1 का यूज करते हैं। इसमें लिखा हुआ हेडिंग आपका फॉन्ट के साइज में सबसे बड़ा होगा बाकी हेडिंग की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ द alt एट्रीब्यूट इन द IMG टैग? तो IMG टैग में ALT एट्रीब्यूट का क्या काम है, ये आपको प्रीवियस सेट में मैंने बताया था कि IMG टैग में कई सारे एट्रीब्यूट्स का यूज होता है, जिसमें से एक है SRC, जो फोटो के सोर्स को बताने के लिए होता है कि कौन सा फोटो आपको लगाना है। फिर इसमें हमने आपको बताया था बॉर्डर एट्रीब्यूट, जो फोटो के चारों तरफ बॉर्डर लगाता है। फिर इसी में हमने आपको बताया था आर्ट एट्रीब्यूट, जो एक टेक्स्ट रखता है अपने पास, जो उस समय दिखाया जाएगा जब फोटो नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फोटो वेब पेज पे दिखाना है और ब्राउजर उस फोटो को ढूंढ नहीं पा रहा है कि वो फोटो है कहाँ पे, तो ऐसे केस में ब्राउजर इस टेक्स्ट को दिखाएगा उस फोटो के स्थान पर, ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि वो फोटो जिस चीज का फोटो है वो टेक्स्ट वहां पे लिख कर आ जाए। तो एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है फोटो का। क्वेश्चन नंबर 41 है, HTML पेज को पढ़ने और उसे दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी HTML फाइल को आप पढ़ते या ओपन करते हैं किसी न किसी ब्राउजर के द्वारा। तो इसका सही जवाब है वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 42 है, DNS अनुवाद करता है। तो DNS डोमेन नेम का IP में और IP का डोमेन में दोनों का अनुवाद करता है। तो सही जवाब होगा बोथ A एंड B। थोड़ा सा DNS के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, जितने भी आपको वेबसाइट्स के नाम दिखाई देते हैं, फॉर एग्जांपल www.google.com या amazon.in या flipkart.com, ये सभी वेबसाइट्स के जो नाम होते हैं ये एक्चुअल में IP एड्रेस से जुड़े होते हैं, यानी एक IP एड्रेस से लिंक होते हैं जो उस सर्वर का होता है जिस पे उनके वेबसाइट्स के वेब पेज स्टोर किए गए हैं। तो जब भी इन नाम को आप सर्च करके आप टाइप करते हैं तो DNS उस नाम को उस IP में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद में उस IP एड्रेस से आप उस सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर जब भी किसी IP को किसी नाम में बदलना होता है, यानी कि आप नया नाम जब रजिस्टर करवाते हैं तो एक IP को एक नाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ भी DNS यूज होता है। तो DNS का काम डोमेन नेम यानी वेबसाइट के नाम को IP में और IP एड्रेस को वेबसाइट के नाम यानी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब है C। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक बार मैसेज भेजने के बाद मैसेज टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है जो कहलाता है। तो जब भी आप कोई मैसेज भेज रहे होते हैं तो इंटरनेट पे ये कई सारे टुकड़ों में पीसेस में डिवाइड होके ट्रांसफर होता है। तो इन पीसेस को हम कहते हैं पैकेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा एट्रीब्यूट सेल के भीतर जगह बनाता है? तो जब भी आप कोई टेबल बना रहे होते हैं तो आप सेल्स बनाते हैं। इन सेल्स के अंदर अगर आपको जगह बनाना है, यानी आपको सेल्स के अंदर थोड़े और जगह की जरूरत है, तो आप कौन सी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे? तो उसका सही जवाब है सेल पैडिंग, ठीक है। सेल पैडिंग करता क्या है, सेल के अंदर कंटेंट से बॉर्डर तक, ये जो किनारे का गैप है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक,
ये दूरी बढ़ा देता है और बीच में होता है आपका डेटा। तो डेटा से बॉर्डर तक की जो डिस्टेंस है ये कंट्रोल करने का या सेट करने का काम सेल पैडिंग करता है। क्वेश्चन 45 है, HTML डॉक्यूमेंट में एक्सटर्नल स्टाइल शीट को जोड़ने का सही स्थान क्या है? एक्सटर्नल स्टाइल शीट एक CSS की फाइल होती है जिसको आपको HTML के साथ लिंक करना है। तो अगर CSS की फाइल आप HTML में लगाना चाहते हैं तो आपने पढ़ा होगा लिंक टैग, ठीक है? तो लिंक टैग का यूज करते हैं किसी CSS फाइल को HTML से लिंक करने के लिए, और इसका जो स्थान है वो हेड सेक्शन के अंदर अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सही HTML एलिमेंट सबसे बड़े हेडिंग के लिए। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, वैसे इसका सही आंसर है H1। क्वेश्चन नंबर 47, a.js नाम की बाहरी स्क्रिप्ट फाइल को लिंक करने के लिए सही सिंटेक्स क्या है? यानी अब आपके पास एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल है जिसका नाम है a.js, और अगर आपको इसे HTML वाली फाइल से लिंक करना है तो आप क्या लिखेंगे? तो पहले तो आपको बता दूं, जावा स्क्रिप्ट की फाइल लिंक करना है तो स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, फिर उसमें एक एट्रीब्यूट होता है src, और फिर उस फाइल का हम नाम लिखते हैं। तो ये सिंटेक्स आपको दिख रहा होगा बी वाले ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, सेल पैडिंग प्रॉपर्टी में किस मान की अनुमति है? या सेल पैडिंग प्रॉपर्टी में किस तरह के मान का आप उपयोग कर सकते हैं? तो सेल पैडिंग सेल्स के बीच का गैप होता है, सेल्स के तो सेल पैडिंग सेल के भीतर डेटा तक के गैपिंग को कहते हैं, और इस मान में आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, HTML डॉक्यूमेंट में सेक्शंस यानी अनुभाग या भाग बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो HTML डॉक्यूमेंट में अगर कोई आप HTML डॉक्यूमेंट में अगर कोई आप सेक्शंस बनाना चाहते हैं, जैसे ये इतना हिस्सा या इतना हिस्सा या इतना हिस्सा, तो इनको बनाने के लिए आप div टैग का भी यूज कर सकते हैं, सेक्शन का भी यूज कर सकते हैं, आर्टिकल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 50 है, मार्की टैग के एट्रीब्यूट क्या है? मार्की टैग का काम होता है फ्लोटिंग टेक्स्ट बनाने के लिए। फ्लोटिंग टेक्स्ट एक ऐसे टेक्स्ट को कहते हैं जो वेब पेज पे फ्लोट करता है, यानी कि स्क्रॉल करता हो। जैसे आपने देखा होगा कोई टेक्स्ट यहाँ पर है, धीरे धीरे वो समय के साथ साथ वो चलता रहता है, वेब पेज पे मूव करता रहता है। तो ऐसे टेक्स्ट को लिखने के लिए या बनाने के लिए हम मार्की टैग यूज करते हैं, और इसमें आप लूप भी यूज कर सकते हैं जो कितनी बार रिपीट करना है टेक्स्ट को ये बताने के लिए होता है। एच स्पेस उसके हॉरिजॉन्टल स्पेस को सेट करता है, डायरेक्शन उसकी दिशा बताने के लिए यूज होता है। तो इसका सही जवाब है डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 51 है, लिंक को ब्राउजर के नए विंडो पर ओपन करता है। तो अगर किसी लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो कोई वेब पेज ओपन होगा। अगर वो वेब पेज एक नए विंडो पर ओपन होता है ब्राउजर के, ठीक है, तो ऐसा लिखने के लिए या करने के लिए आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना होता है टारगेट। तो टारगेट एट्रीब्यूट का काम होता है ये बताने के लिए कि लिंक ओपन कहाँ होगा, और अंडर स्कोर ब्लैंक ये वैल्यू ये दर्शाता है कि लिंक जो ओपन होगा वो नए विंडो पर होगा। तो सही जवाब होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, HTML एट्रीब्यूट जो इनलाइन स्टाइल्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, यानी कि अगर आप किसी टैग के अंदर CSS लगाना चाहते हैं तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे आप उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर यहाँ पे उसकी आप वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है इनलाइन स्टाइल्स यानी इनलाइन CSS का यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, XHTML का अर्थ क्या है? तो X का मतलब होता है एक्सटेंसिबल, HTML का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सही जवाब होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 54 है, एप्लीकेशन जो HTML फाइल्स को बनाने, एडिट करने और अपडेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो HTML फाइल को बनाने के लिए आप नोटपैड का यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस का भी यूज कर सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एक एप्लीकेशन है जिसका भी उपयोग आप HTML फाइल्स को बनाने के लिए या एडिट करने के लिए कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी,
ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 55 है, मशीन जो कि डेटा एक्सेस करने के लिए अनुरोध यानी रिक्वेस्ट करता है आमतौर पर क्या कहलाता है? तो डेटा कहीं सर्वर पर रखा हुआ है और क्लाइंट उस डेटा को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आप उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है? तो रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? क्लाइंट। क्वेश्चन नंबर 56 है, आईडी का अर्थ है। तो आईडी पहले बताते हैं आपको होता क्या है। आईडी ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कहा जाता है जिनमें किसी भी चीज को बनाने के लिए सारी टूल्स या सारे चीजें उपलब्ध होती हैं। तो ऐसे एप्लीकेशंस को हम आईडी कहते हैं। उसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्वेश्चन 57 है, किस टैग से डिस्क्रिप्टिव लिस्ट शुरू होता है? तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट या वर्णनात्मक सूची बनाने के लिए आप डीएल टैग का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले डीएल टैग ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे डेफिनेशन का टर्म होता है, फिर यहाँ पे डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन होता है, फिर डीएल टैग को हम बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो आईएसपी एक कंपनी होती है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 59 है, टीसीपी कनेक्शन 3 फेज में काम करता है। पहला है कनेक्शन को बनाना, दूसरा पूछा जा रहा है और तीसरा है कनेक्शन को समाप्त करना या टर्मिनेट करना। तो जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट पर, तो सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन बनाना, फिर डेटा का ट्रांसफर करना, फिर कनेक्शन को ब्रेक करना। तो दूसरा है डेटा ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW किस मॉडल पर आधारित है? तो वर्ल्ड वाइड वेब मॉडल क्लाइंट सर्वर पर आधारित है, क्योंकि इसमें एक क्लाइंट होता है जो सर्वर से कनेक्ट होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालने या एक्सेस करने के लिए, और सर्वर उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है क्लाइंट के पास। तो इसी मॉडल को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, और इसी आर्किटेक्चर पर वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया गया है। तो इस वीडियो में सिर्फ 60 तक के क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। आने वाले वीडियोस में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।